सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, लिवर शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग है। हमारे शरीर का 2% बॉडी वेट लिवर का है और लिवर शरीर के 500 फंक्शंस करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारा लिवर खराब होना शुरू होता है तब क्या शरीर कुछ साइंस देता है? कोई लक्षण ऐसे हैं जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए? अर्ली स्टेज ऑफ डैमेज पे कोई मेजर सिम्टम नहीं होता। तो अगर किसी को यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है तो क्या ये कोई साइन है कि लिवर खराब हो रहा है? देखिए, दर्द तब होगा जब किसी कारण से लिवर में सूजन होगी या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे। तो उस सिचुएशन में या लिवर में इन्फेक्शन होता है, कई बार पस बनती है, तो ऐसे में पेन हो सकती है। पर यूजुअली जैसे फैटी लिवर है, ऐसी बीमारियों में पेन नहीं होता है। तो क्या फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या लिवर सिरोसिस ठीक हो सकता है फैटी लिवर की तरह? नहीं, लिवर सिरोसिस एक बार होने के बाद रिवर्स नहीं हो सकता। जो हमारा खाना घर में बनता है उसमें क्या चीजें हम शामिल करें जिससे हमारा लिवर एकदम हेल्दी रहे, उसे कुछ हो ना? अलग अलग सब्जियां अलग अलग रंग की जितनी आप खाएंगे उतना आपको हेल्थ में बेनिफिट करे, क्योंकि हर एक की अपनी क्वालिटी है। तो अगर हम सैलड और फ्रूट की एक प्लेट बना रहे हैं तो जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे सरसों का तेल, उसका बर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई चीज़ कुक करनी है तो वो आपके लिए अच्छा ऑयल है। जो मिलेट्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये आपके शुगर के लेवल को ऊपर नहीं लेके जाते। कितनी मात्रा में शराब पीना हमारे लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाता है? जो अल्कोहल 1% जितना पचा सकता है, हो सकता है दूसरा उतना ना पचा सकता हो। तो ये सोच के करना कि इसने तो अल्कोहल, इससे तो कुछ नहीं हुआ तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा, इस कारण से बहुत सारे लोगों के लिवर खराब हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें 2 शब्द लिखे रहते हैं, ALT और AST। आप एक बार ये समझा देंगे इनका मतलब क्या होता है? AST, ALT लिवर के एंजाइम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपके लिवर में सूजन है या नहीं है। जैसे बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल की गोली दी जाती है, अगर ये भी ज़रूरत से ज़्यादा ले ली जाए तो इससे लिवर फेलियर होता है। लिवर इतना कमाल का अंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक कॉर्पोरेट मजदूर से ज्यादा मल्टीटास्क करता है बिना रुके। खून फिल्टर करता है, शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स यानी नुकसानदेह चीजों को तोड़ता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से बाहर निकाल सके। बाइल नाम की चीज बनाता है ताकि आप जो पिज्जा, बर्गर, पास्ता सब दबाकर खाते हैं, शरीर इन फैट वाली चीजों को पचा पाए। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। शरीर में इंसुलिन रेगुलेट करने का भी काम करता है ताकि आपकी शुगर ना बढ़ जाए। भाई, दिन निकल जाएगा लिवर की खूबियां बताते बताते। अब लिवर तो आपके लिए इतना कुछ करता है, आप इसके लिए क्या करते हैं? इतना इग्नोर होने के बाद भी लिवर खुद को ठीक कर लेता है। सोचिए, कोई और अंग करेगा आपके लिए इतना कुछ? तो आज सेहत की इंटरव्यू सीरीज में बात होगी लिवर की, लिवर के जाने माने डॉक्टर के साथ। जानेंगे दुबले लोगों को फैटी लिवर क्यों हो जाता है, जब लिवर खराब होना शुरू होता है तो शरीर क्या साइन देता है, कौन सी दवाइयां लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं, और भी बहुत सारी बातें होंगी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिदीप चौधरी, वाइस चेयरमैन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिवर ट्रांसप्लांट एंड बिलियरी साइंसेज, BLK मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। डॉक्टर अभिदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। शुरुआत सबसे बेसिक पर सबसे जरूरी सवाल से करेंगे। ये बताइए, लिवर खराब क्यों हो जाता है? देखिए, लिवर खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, लिवर शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग है। हमारे शरीर का 2% बॉडी वेट लिवर का है और लिवर शरीर के 500 फंक्शंस करता है। इसके खराब होने के कई कारण हैं। सबसे कॉमन अल्कोहल की वजह से खराब होता है, दूसरा वायरल हेपेटाइटिस या कोई इन्फेक्शन की वजह से खराब होता है, और तीसरा जो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वो फैटी लिवर की वजह से लिवर डैमेज होना, जो आगे चल के फाइब्रोसिस और सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा भी 100 अलग कारण हैं, पर कॉमनली देखा जाए तो ये 3 सबसे कॉमन कारण हैं। और यह कुछ बीमारियां भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिनसे हमारा लिवर खराब होता है? जी, जी। कई जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जो फैमिलियल हैं, ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ है, विल्सन्स है। कई बार हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने लिवर के अगेंस्ट काम करने लगती है, जिसमें वो बाइल डक्ट्स या लिवर को डैमेज करने लगती है, तो उससे भी लिवर खराब होता है। और एक बार जब लिवर खराब होना शुरू होता है तो उसमें कैंसर बनने का चांस बढ़ जाता है, तो जिससे चल के कंडीशन और डिटेरिएट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर अभिदीप, ज्यादातर लोगों को इंक्लूडिंग मी
ऐसा लगता है कि लिवर खराब होने की बड़ी वजह हमारा जो खान-पान है वो है। या तो हम शराब पी रहे हैं तो लिवर खराब हो रहा है, या फिर हम खाना ठीक नहीं खा रहे हैं इसलिए लिवर खराब हो रहा है। क्या इन 2 वजहों के अलावा कोई वजह होती है? क्योंकि इस पे तो हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे अभी। देखिए बहुत सारी वजह है। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो जो भी लिवर का मरीज होगा सब उसे उस नज़र से देखेंगे कि इसने कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए लिवर खराब हुआ है। कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इंसान के कंट्रोल में क्या है? अपने लिवर की हेल्थ मेंटेन करना। तो उससे वो लिवर डिजीज़ को डिले या स्लो डाउन कर सकता है बट प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया फैटी लिवर का। फैटी लिवर सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने-पीने से ही होगा। हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन भी हो सकती है। हमारे पेरेंट्स को क्या-क्या डिज़ीज़ेज़ हैं, ग्रैंड-पेरेंट्स को क्या-क्या डिज़ीज़ेज़ हैं, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। हमारे जो घर में जिस तरीके की फूड प्रैक्टिसेज़ हैं, बच्चा किस घर में आया है, उस कई बार हमने देखा है जब हम डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनर के लिए इवैल्यूएट करते हैं, कई बार पूरी-पूरी फैमिली फैटी लिवर होती है। तो ये फैमिली प्रैक्टिसेज़ हैं। तो ये सब बियॉन्ड द कंट्रोल चीज़ें भी हैं। और दूसरा जैसे मैंने हाइलाइट किया जेनेटिक या ऑटोइम्यून डिज़ीज़, अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई बच्चा ही एंजाइम डेफिशिएंसी के साथ पैदा हुआ है, उसकी वजह से उसका लिवर डैमेज या उसके बाकी अंग डैमेज हो रहे हैं, या जैसे किडनी डैमेज होता है हाइपरऑक्सीलूरिया की डिज़ीज़ में, तो वो बियॉन्ड द कंट्रोल है। बट हाँ, जो कॉमन कॉजेज़ में हम देखें तो डेफिनिटली लाइफ़स्टाइल और अल्कोहल 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं, जिसकी वजह से हम एक मेजर स्पेक्ट्रम ऑफ लिवर डिज़ीज़ पेशेंट्स देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारा लिवर खराब होना शुरू होता है, तब क्या शरीर कुछ साइन्स देता है? कोई लक्षण ऐसे हैं जिन पे हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए लिवर की ना इमेंस रीजनरेटिव पावर है। हम अगर किसी का किसी कारण से बीमारी में 70-75% लिवर निकाल दें, या डोनर्स अपना 70% तक लिवर दान कर देते हैं, तो बचा हुआ लिवर 4 से 6 हफ्ते में ग्रो करके वापस पूरा साइज़ हो जाता है। बट लिवर एक साइलेंट ऑर्गन है जो अपने आप रीजनरेट करने की कोशिश करता है, इसलिए अर्ली स्टेज ऑफ डैमेज पे कोई मेजर सिम्पटम नहीं होता। अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो कुछ लोग ये बोलते हैं कुछ टाइम से मुझे थकान ज़्यादा हो रही थी, या मुझे थोड़ी भूख कम लग रही थी, लेकिन जब तक मेन सिम्पटम्स आते हैं तब तक 2/3 या 3/4 लिवर जो है, 2/3 से ज़्यादा लिवर डैमेज हो चुका होता है। और उसके बाद जो सिम्पटम्स होते हैं वो होता है पीलिया होना, पेट में पानी होना, टाँगों में सूजन होना, नींद खराब होने लगना, भूख ना लगना। और क्योंकि लिवर के फंक्शंस इतने सारे हैं, तो बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम्स भी धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। तो ये पर तब पता चलता है जब आपका लिवर काफ़ी हद तक जी, खराब हो चुका जी, है, क्या तभी आपको लक्षण महसूस तभी होते हैं? लक्षण महसूस हो पाते हैं। शुरुआती लक्षण नहीं शुरुआती कुछ? लक्षण बहुत ही वेग सिम्पटम्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक सिम्पटम्स नहीं होते। तो इसलिए हम सबको राय ये देते हैं कि अगर कोई ऐसा है जिसको हाई रिस्क है लिवर डिज़ीज़ होने का, जैसे कोई ओबीज़ है, या किसी की सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है लिवर डिज़ीज़ की, या डायबिटीज़ की, या हार्ट डिज़ीज़ की, या कि फैमिली में किसी को वायरल हेपेटाइटिस है, या खुद को किसी को डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को अपना लिवर चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज पे लिवर डिज़ीज़ डिटेक्ट कर लें, तो ये बहुत आसानी से मेडिकली ट्रीट हो सकती है। प्रॉब्लम ये होती है कि बाय द टाइम पता चलती है, वो इतना लेट होता है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट से बियॉन्ड चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे लिवर राइट साइड पे होता है, जस्ट यहाँ पे कैसे समझाऊंगी मैं? ये रिब रिब्स केज, के रिब्स पीछे के छुपा हुआ पीछे होता छुपा है। होता है। तो अगर किसी को यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, तो क्या ये कोई साइन है कि लिवर खराब हो रहा है? देखिए दर्द तब होगा जब किसी कारण से लिवर में सूजन होगी या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे। तो उस सिचुएशन में, या लिवर में इन्फेक्शन होता है, कई बार पस बनती है, तो ऐसे में पेन हो सकती है। पर यूजुअली जैसे फैटी लिवर है, ऐसी बीमारियों में पेन नहीं होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुबले हैं, दिखने में दुबले लगते हैं। हमें ये भी लगता है कि जो इंसान दुबला है वो फिट है, एकदम हेल्दी है। तो खैर उनकी बात कर रहे हैं जो एकदम दुबले दिखते हैं और शराब भी नहीं पीते, पर उनको भी फैटी लिवर हो गया, ऐसा क्यों? देखिए जैसे मैंने अभी मेंशन किया, जेनेटिक्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अगर कोई बहुत ओबीस पेरेंट्स के बच्चे हैं, अगर वो पतले भी रहेंगे तो उनको एक रिस्क ऑफ फैटी लिवर रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई डायबिटिक है, अगर वो पतला है तो भी उसकी एक टेंडेंसी रहेगी लिवर फैटी होने की। अगर डाइट ठीक नहीं है, कुछ लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशनली पतले ही रहते हैं, कुछ भी खाएँ पतले ही रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी खा सकते हैं। डाइट का नेगेटिव इफ़ेक्ट उनके लिवर पे भी होगा। तो इसीलिए जेनेटिक्स से लेके डायबिटीज़, डाइट, ये सब उनको रिस्क पे डाल सकती है फैटी लिवर का या लिवर डिज़ीज़ होने का।
और ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, थोड़ा जी इसके बारे में भी बताइए। जो लोग शराब नहीं पीते, जी उन्हें ये फैटी लिवर हो जाता है। देखिए, फैटी लिवर का अब हम अपने देश का डेटा देखें तो हर 3 में से किसी एक एडल्ट को फैटी लिवर है। और ये पता ज़्यादा इसलिए भी चल पा रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग बेटर हो गई है, लोग अपने टेस्ट करा रहे हैं। होता ये है कि लिवर के सेल्स में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। 5% से कम फैट नॉर्मल है, 5% से ज़्यादा जब फैट होने लगता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। एक बार ये 10, 15, 20, 30 पे जाना शुरू हो जाता है तो ये लिवर के फंक्शंस को इंटरफेयर करता है। अब इसके बाद जब लिवर में सूजन होती है तो फैट वाले टिश्यू में ऑक्सीडेशन होती है तो आसपास के सेल्स को भी वो मारता है। जो हम लिवर टेस्ट कराएं तो हमें एंजाइम्स बड़े हुए जिसमें हम एसजीओटी, एसजीपीटी या जिसको एएसटी, एएलटी भी बोलते हैं, जब लिवर टेस्ट कराते हैं तो वो बड़े हुए मिलते हैं। तो इसका मतलब जो फैट वाली डिजीज, जो फैट था अब वो डिजीज में कन्वर्ट हो रहा है और यही स्टेज अगर आगे बढ़ती जाए तो वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ ये जो फैट है ये जैसे जैसे हमारा डाइट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, हमारी मोटापा, जैसे ही हमारा बीएमआई 23 से ऊपर जाता है तो हमारे शरीर का फैट बढ़ता है। ये फैट अंगों में जाता है, जो लिवर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। यही विसरल फैट है, इसको विसरल फैट जी कहते हैं। जी इसको विसरल फैट। और विसरल फैट वो होता है जो आपके शरीर के अंगों के अंगों ऊपर जमा जी होता है। यही आगे चल के खून की नसों में, हार्ट में, सब जगह, पैनक्रियाज में ये फैट इकट्ठा होता चला जाता और ये क्योंकि बाहर से दिखता नहीं है, है। क्योंकि जी हो सकता है कोई इंसान दुबला दिख रहा हो जी पर उसके शरीर में विसरल फैट हो, बिल्कुल। तो कैसे पता चलेगा कि शरीर में विसरल फैट है? देखिए, एक तो अल्ट्रासाउंड करके हमें पता चल सकता है। दूसरा, जैसे कुछ लोग हैं जिनको आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब आप इवैल्यूएट करते हैं उनमें ये सारे रिस्क फैक्टर्स आप देखते हैं। और दूसरा, लिवर्स के सब टेस्ट सिम्पटम्स आने शुरू हो जाएं या टेस्ट में चेंजेस आने शुरू हो जाएं तो इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या 3 है, और वो इलाज ले रहा है, ध्यान रख रहा है, तो क्या फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जब ट्रांसप्लांट के लिए डोनर्स इवैल्यूएट करते हैं, डोनर फैमिली मेंबर ही होता है जो अपने रिश्तेदार को एक लिवर का एक पार्ट डोनेट कर सकता है। तो उनका अगर हम इवैल्यूएशन पे मिलता है हमें फैटी लिवर है, हम उनको प्रीहैबिलिटेशन मोड पे डालते हैं। प्रीहैबिलिटेशन, एक तो रिहैबिलिटेशन होता है जो सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेट करने के लिए। तो आजकल हमारा कॉन्सेप्ट है प्रीहैबिलिटेट, चाहे वो डोनर है चाहे रिसिपिएंट है उनको। तो उनको हम डाइट और एक्सरसाइज रेजिम पे डालते हैं। अगर प्रॉपरली डाइट एक्सरसाइज रेजिम किया जाए तो हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि लिवर का फैट कम होता चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेटर होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे लिवर का फैट कम होता जा रहा है, आप देखेंगे इनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इंप्रूव करते चले जाते हैं, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ती जाती है और वो सर्जरी बहुत अच्छी टॉलरेट करते हैं। और उनकी लिवर की बायोप्सी करो तो लिवर बिल्कुल नॉर्मल मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम अपना खान-पान ठीक कर लें, जी हेल्दी खाएं, बैलेंस्ड खाना खाएं, घर का खाना खाएं, ये पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, थोड़ा इनसे दूर रहें और अपना लाइफस्टाइल सुधार लें, तो फैटी लिवर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता अच्छा डॉक्टर साहब, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस, अभी आपने ये भी शब्द मेंशन किए, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? है। फैटी लिवर में क्या है कि लिवर के अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है लिवर के सेल्स में। जब ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, लिवर में सूजन होने लगती है। जैसे जैसे वो सूजन बढ़ती जाती है फिर वो लिवर हार्ड होना शुरू हो जाता है, स्कार बनना शुरू हो जाता है और इसको हम अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें लिवर हार्ड हो जाता है, स्कार्ड हो जाता है और श्रिंक करने लगता है। तो क्या लिवर सिरोसिस ठीक हो सकता है फैटी लिवर की तरह? नहीं, लिवर सिरोसिस एक बार होने के बाद रिवर्स नहीं हो सकता। फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। तो अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो गया तो क्या होगा? अगर अर्ली स्टेज पे है और वो उसके बाद भी अगर हम वो टाइमली अपना हेल्थ का ध्यान रखें तो हम उस स्टेज पे डिजीज को रोक सकते हैं। पर अगर उसके बाद भी आगे प्रोग्रेस होगा, अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, अगर उसके बाद वो अल्कोहल कंज्यूम करने लगे या उसको वायरल हेपेटाइटिस हो जाए या और कोई इन्फेक्शन लिवर में आए तो फिर वो लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। अगर वो मेंटेन करके रखें तो वो उस स्टेज पे भी डिजीज रुक सकती है। तो क्या लिवर सिरोसिस के लक्षण महसूस होते हैं? लिवर सिरोसिस के भी अर्ली स्टेज पे कोई लक्षण नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि जब डैमेज 2/3 या 3/4 हो जाता है तो ही मेजर सिम्टम्स आते हैं। और वो मेजर सिम्टम्स क्या हैं? वो मेजर सिम्टम्स होते हैं पीलिया होने लगना, पेट में पानी होने लगना, टांगों में सूजन आने लगना, भूख ना लगना, नींद का पैटर्न खराब होने लगना। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो किडनी पे असर, लंग्स पे, हार्ट पे, ब्रेन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो भी ये सारे ऑर्गन सेकेंडरीली जो
लिवर की वजह से खराब हो रहे हैं, उन बीमारियों का नाम भी लिवर से शुरू होता है। जैसे किडनी खराब हो तो उसे हम बोलते हैं हिपैटो रीनल सिंड्रोम। हिपैटो मतलब लिवर, रीनल किडनी, सिंड्रोम लिवर की वजह से किडनी खराब। लंग्स पे होगा तो हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम, लिवर की वजह से लंग्स खराब। ब्रेन पे इफेक्ट होगा तो हिपैटिक एनसेफेलोपैथी। तो क्योंकि लिवर जैसे मैंने बताया 500 फंक्शंस करता है, तो आपको हेड टू टो हर जगह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी लिवर अकेले खराब नहीं होता, अपने साथ बाकी अंगों को भी ले डूबता है। जी। मैं आपको एक कंपैरेटिवली एग्जांपल दूं तो जैसे अगर हम कंप्यूटर देखें, अगर इलेक्ट्रिसिटी हार्ट है तो लिवर हमारा सीपीयू है। आपके शरीर के सॉफ्टवेयर तभी ठीक चलेंगे या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तभी ठीक चलेंगे जब आपका लिवर ठीक चलेगा। नहीं तो वो कंप्यूटर ऑन ऑफ तो होगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब, ये लिवर ठीक कैसे रखा जाए? हम अपनी लाइफस्टाइल में किस तरीके की चीज़ें शामिल करें? अपने खान-पान में क्या चीज़ें खाएँ? स्पेशली अगर आप ऐसे ब्रेक करके बता दें कि लंच में ये, ब्रेकफ़ास्ट में ये, डिनर में ये, जो हमारा खाना घर में बनता है उसमें क्या चीज़ें हम शामिल करें, जिससे हमारा लिवर एकदम हेल्दी रहे, उसे कुछ हो ना? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें अपने लिवर को बहुत इज़्ज़त देनी है। वो एक दुनिया में एक टाइम ऐसा था जब लिवर की पूजा की जाती थी। जी। और लिवर के बारे में, लिवर को जिगर भी कहते हैं, हम अपने प्यारे को जिगर का टुकड़ा भी कहते हैं, क्योंकि उससे हम अपने प्यारे से हमें ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। लिवर हमें एनर्जी भी देता है। तो उसको उस तरीके से सोच के जब शिद्दत से करेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट, अ बैलेंस डाइट, जिसमें कोशिश करें कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सैलड, तो उसको हम इनटेक में बढ़ाएं। ऑयल, उसको हम कट डाउन करें, फैट को कट डाउन करें, मोटापे को कंट्रोल करें। उसके लिए बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज। डाइट तो मैनेज करें, साथ ही साथ एक रेगुलर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज इतनी एग्रेसिव होनी चाहिए ताकि हम एक्चुअली में फैट बर्न कर सकें। कई बार लोग वॉक के लिए तो निकल जाते हैं, पर वो दो लोग गए, बातें करते हुए गए, गप मारते हुए वापस आ गए, कोई बैड फैट बर्न नहीं हुआ। वॉकिंग और आपकी एक्सरसाइज इतनी एग्रेसिव होनी चाहिए कि आपका एक्चुअली में जो जिसे हम टिपिकली कहते हैं कैलोरी बर्न हो। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अल्कोहल। अल्कोहल का हो सके तो कभी ना सेवन करें, और बाई चांस अगर करना भी है तो बहुत ही सोशली और रेयरली करें। मेरी एडवाइस तो हमेशा ये होगी कि अल्कोहल का सेवन ना किया जाए। अपने लिवर को बचाने के लिए एक तरीका, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारे पास वैक्सीन हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की। काफ़ी सारे लोगों ने आज भी ये वैक्सीन्स नहीं ली हुई। ये 2 इन्फेक्शंस हम वैक्सीन लेके प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सबको लेना चाहिए। और दूसरा सेफ प्रैक्टिसेस, जिसमें नीडल शेयरिंग ना हो, ये ध्यान रखें। ब्लेड्स, पर्टिकुलरली बार्बर शॉप पे या नाई की दुकान पे ब्लेड्स कई बार लोग शेयर कर लेते हैं, वो बचा के रखें। उससे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, ये होने का रिस्क हम बचा सकते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे तो हम अपने लिवर की हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने हमें बहुत सारी टिप्स बताई हैं, पर मैं थोड़ा और तफ़सील से ये जानना चाहती हूँ। आपने कहा सब्जियाँ खाएँ। कौन-कौन सी सब्जियाँ हमारे लिवर के लिए फ़ायदेमंद हैं? देखिए, हम एक पुराने टाइम में कहा जाता था कि जितनी रंगीन प्लेट होगी आपकी, यानी आप अलग-अलग सब्जियां अलग-अलग रंग की जितनी आप खाएंगे, उतना आपको हेल्थ में बेनिफिट करे, क्योंकि हर एक की अपनी क्वालिटी है। तो अगर हम सैलेड और फ्रूट की एक प्लेट बना रहे हैं तो जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ऑयल की जहाँ तक हम बात करें तो ऑयल का एक बर्निंग पॉइंट होता है। अगर हम उस बर्निंग पॉइंट से ऊपर ऑयल को गर्म करेंगे तो ऑयल में ऑक्सीडेटिव इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो जितना हायर बर्निंग पॉइंट वाला ऑयल यूज़ करेंगे उतना उसका नेगेटिव इफेक्ट कम होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे सरसों का तेल, उसका बर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई चीज़ कुक करनी है तो वो आपके लिए अच्छा ऑयल है। सिमिलरली अगर हमें सैलड्स में ऑयल डालना है तो ऑलिव ऑयल अच्छा है। तो अगर हम मिक्स ऑफ ऑयल रखें पर उनको बर्निंग पॉइंट तक ना ले जाएं तो वो बेनिफिट है। घी, बटर आप ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आप उतनी एक्सरसाइज करें कि आप बर्न कर सकें। मेरी नज़र में बैलेंस डाइट वो है कि आप सब कुछ खा सकें, इंजॉय कर सकें, लेकिन मॉडरेशन में। अगर हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ लेंगे, अगर हम अपना कैलोरी का कंपोनेंट 10% से ज़्यादा बढ़ा देंगे मीठे का, तो वो हमें नुकसानदायक हो जाएगा। वंस इन अ व्हाइल मीठा खाना ठीक है, पर अवॉइड करें शुगर और शुगरी चीज़ें, क्योंकि शुगर सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। वो एकदम से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है और लिवर में फैट होने का रिस्क काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है।
तो जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारी थाली है उसमें रंग बिरंगे फल और सब्जियां होनी जी। चाहिए, तो मैं बस नाम जानना चाह रही थी, अगर आप इन सब्जियों के नाम बता जैसे दें। सेब हुआ, पपीता हुआ, अमरूद हुआ, ये बहुत अच्छी फ्रूट्स हैं जी। जो आपको लेने चाहिए। वेजिटेबल्स की बात करें तो टोमेटोज हुए, पत्ता गोभी हुई, लेटिस हुआ, अगर जो लोग प्रेफर करें सैलड डिफरेंट टाइप की, खीरा बहुत अच्छा रहता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। सिंपल चीज़ें हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर हम यूज़ करें तो बहुत बेनिफिशियल है। और क्या कुछ अनाज भी ऐसे हैं जो ज़्यादा फायदेमंद है जी। लिवर के लिए? जो हम मिलेट्स हैं जो आजकल करंट गवर्नमेंट ने बड़ा प्रमोट किया है और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मिलेट्स हैं, मखाने हैं, ये बहुत बेनिफिट देते हैं क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जो भी हम ग्रेन खाते हैं जिसमें वीट है या मिलेट्स हैं, कितना वो शुगर के लेवल को ऊपर लेके जाते हैं। जो मिलेट्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये आपके शुगर के लेवल को ऊपर नहीं लेके जाते कंपेयर टू जो वीट और राइस है। तो अगर बैलेंस करके इसका कंपोनेंट हम बढ़ाएंगे तो हमारा मेंटेनेंस बेटर हो पाएगा। हमें जो आजकल आपने सुना होगा कुछ लोगों को वीट एलर्जी हो जाती है, जिसको सीलिएक डिजीज, उनका हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। अगर उनको मिलेट्स पे डाल दें तो उनकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स, उनके लिवर फिटनेस, उनके शुगर्स सब बेटर हो जाते हैं। यानी मोटा अनाज, मिलेट्स को हम जी। मोटा अनाज भी जी, कहते हैं, जी, ज्वार, जी, बाजरा, जी, रागी, जी, ये गेहूं से, चावल से ज़्यादा बेहतर है जी। आपकी सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है, हमारा ऑडियंस भी लगातार ये सवाल पूछता रहता है, कितनी मात्रा में शराब पीना हमारे लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाता है? देखिए, मैंने अभी कहा अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं तो कहूँगा कि कभी ना पी जाए शराब। बट जस्ट इन केस अगर किसी ने लेनी है तो एक सोशल ड्रिंक जिसमें अपने आप को कंट्रोल करके 1 आउंस, मतलब ये भी नहीं कि हम सोशल भी इतना पी लें कि हम, क्योंकि लिवर ने मेटाबॉलाइज़ करना है अल्कोहल को और लिवर की कैपेसिटी है। लिवर ने पचाना है अल्कोहल को, पर लिवर में पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स हैं जो अल्कोहल को ब्रेक डाउन करते हैं। पर उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम अगर लिवर पे अल्कोहल बम्बार्ड करेंगे या उसके ऊपर उतना जोर डालेंगे, तो वो लिवर पे नुकसान ही करेगा। चाहे हम कभी-कभी लें और बहुत ज़्यादा लें, तो भी वो नुकसान करेगा। और लिवर को जैसे मैंने बताया रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, रीजनरेट कर जाता है, लेकिन टाइम चाहिए होगा। तो वो फिर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोशल भी ले रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, फिर भी सेफ है। अब वो अमाउंट कितना है, क्या है, ये भी इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, पर वो हर एक के लिए अलग है, मेरा मानना ये है। जो अल्कोहल एक पर्सन जितना पचा सकता है, हो सकता है दूसरा उतना ना पचा सकता हो। तो ये सोच के करना कि इसने तो अल्कोहल, इससे तो कुछ नहीं हुआ तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा, इस कारण से बहुत सारे लोगों के लिवर खराब हो जाते हैं। क्योंकि वो आस-पास ये देखते हैं कि अच्छा ये तो 10 साल से 15 साल से अल्कोहल ले रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ। तो वहीं हमारे जेनेटिक्स, अगर हमारा ऑलरेडी फैटी लिवर है और हमने अल्कोहल ले ली, तो उसपे तो दुगना नुकसान हो जाएगा। बट यही है कि अगर कोई ऐसा है जिसमें वो अल्कोहल पचा सकता है और वो रेगुलर लेता रहता है, उसको शायद ना इफेक्ट पड़े। पर ऐसा कौन है और ये कौन नहीं है, ये तो कोई नहीं बता सकता। सही तो बात, सबका शरीर अलग है, तो शराब का असर भी सबके शरीर जी, पे अलग ही होगा। जी, जी। और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये अल्कोहल या शराब किसी भी फॉर्म में हमें फ़ायदा करती है। इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जांचने के लिए कि हमारा लिवर ठीक से काम कर रहा है, सेहतमंद है या नहीं, कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं और कब-कब करवा सकते हैं? क्या 6 महीने में 1 बार, साल में 1 बार, कब? देखिए, अगर एक रूटीन चेक कर रहे हैं, तो हम खून की एक जाँच बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड। इससे हमें एक बेसिक डिसेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन कोई हाई रिस्क है, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल्स लिए, कोई ओवरवेट है या ओबीज़ है या उससे डायबिटीज़ है या उसकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, लिवर डिज़ीज़ की, हार्ट डिज़ीज़ की, तो ऐसे लोगों को थोड़ा रेगुलरली कराना चाहिए, जिसे मैं कहूँगा कि वंस इन अ ईयर। पर हाँ, अगर उनको सिरोसिस हो गया है, तो ये टेस्ट और रेगुलरली करने होते हैं, क्योंकि सिरोसिस होने के बाद या वायरल हेपेटाइटिस यानी जो वायरस से लिवर में इन्फेक्शन होता है, इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो इन लोगों को कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इनके टेस्ट हम एडवाइस करते हैं सिरोसिस होने के बाद हर 3 से 6 महीने में रेगुलरली कराएँ।
अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं और उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें 2 शब्द लिखे रहते हैं, एएलटी और एएसटी। आप एक बार ये समझा देंगे इनका मतलब क्या होता है? जी, तो अगर हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा एक बिलीरुबिन लेवल होता है, जो अगर बढ़ा हो तो जिसको हम पीलिया बोलते हैं। एएसटी, एएलटी लिवर के एंजाइम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपके लिवर में सूजन है या नहीं है। और हमारे शरीर में भी कहीं कई बार कई और जगह भी सूजन होती है तो भी ये एंजाइम बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये, अगर किसी को फैटी लिवर है और साथ में अगर ये एंजाइम भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब अब लिवर डिजीज की तरफ चला गया, बीमारी। बीमारी की तरफ चला गया। दूसरा क्या है कि अगर कुछ लोगों में ये एंजाइम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो हम देखते हैं जेनेटिक डिजीज, जिसको हम ऑटो इम्यून लिवर डिजीज बोलते हैं। तो उसमें भी हम देखेंगे कि एक बार एंजाइम्स बढ़े हुए आए, कभी कभी बीच में नॉर्मल आए, फिर बढ़े हुए आ गए। तो कोई भी बढ़े हुए एंजाइम्स को इग्नोर नहीं करना है, उसको आगे किसी फिजिशियन से, लिवर एक्सपर्ट से चेक जरूर कराना है। ये टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल टेस्ट हैं, बट ये हमें मदद करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। जैसे मैंने बोला, लिवर डिजीज अगर हम बहुत जल्दी डायग्नोज कर लें और अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लें, तो हम इसको बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और ये आगे लिवर फेलियर पे जाने से बचा सकते हैं। और सर, ये एएलटी, एएसटी की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए रिपोर्ट देखिए, में? लैब टू लैब वेरी करती है, बट यूजुअली 45 से नीचे रहना ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कौन सी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं? इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि अब तक हमें ये लगता था कि जो हल्दी है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें फ़ायदा ही होता है हल्दी से। पर कुछ स्टडीज़ आई जिनमें ये कहा गया कि कुछ लोग हल्दी के सप्लीमेंट्स ले रहे थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर रहे थे और उससे उनका लिवर ख़राब हो गया। तो क्या लिवर के लिए नुकसानदेह है हल्दी? देखिए, हल्दी किस फॉर्म में यूज़ की जा रही है उस पे मैटर करता है। अगर हम कच्ची हल्दी की बात करें, कोई नुकसान नहीं है। लिमिट में ले रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है। बट जब ये फॉर्मुलेशंस में, यानी कैप्सूल्स में, गोलियों में, कई बार चूइस भी आती हैं इसकी चबाने वाली, तो अगर उसमें जब डालते हैं तो एडिटिव्स डलते हैं। वो एडिटिव्स जो हैं, जो उसको उस शेप में देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनसे साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस होता है। दूसरी, अगर हम बाकी दवाइयों की बात करें, जैसे बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल की गोली दी जाती है, अगर ये भी ज़रूरत से ज़्यादा ले ली जाए तो इससे लिवर फेलियर होता है। इसका मैं एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका वगैरह में, बुखार उतारने वाली इस दवाई से, पैरासिटामोल से, सबसे ज़्यादा एक्यूट लिवर फेलियर होता है। एक्यूट लिवर फेलियर क्या होता है कि जिसका लिवर नॉर्मल है, उसने ये दवाई की ओवरडोज ले ली और सडनली लिवर फेलियर में चला गया। उससे इंसान लिवर कोमा में चला जाता है, उसे वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, उसे लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कोई भी दवाई अगर आपको यूज़ करनी है, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से करनी चाहिए और किसी भी दवाई का अननेसेसरी ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को लंबे टाइम तक पेन वगैरह की तकलीफ रहती है, तो मेरा सजेशन सबको ये होता है, प्रॉपर पेन स्पेशलिस्ट से पूछ के दवाई की डोज ऑप्टिमाइज करके उसी तरह से लेना चाहिए, नहीं तो इन दवाइयों का लिवर, किडनी और बाकी अंगों पे साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे अर्थराइटिस में लंबे वक्त तक जी, दर्द रहता जी, है और जी, अर्थराइटिस के मरीज पेन जी, किलर का इस्तेमाल भी करते जी। हैं। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन वाले पेन किलर्स, जिसमें आप किसी भी दवाई का ओवर यूज ना हो, जिसके साइड इफेक्ट्स होने लगे, जो लिवर और किडनी को डैमेज करने लगे। सिमिलरली कई और दवाइयां हैं जिनका अगर हम ओवर यूज करें तो ये ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी हैं जो अगर अनकंट्रोल तरीके से लिए जाएं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाएं, तो वो भी सेम तरीके से ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में ना आजकल बहुत सारे डिटॉक्स जूसेस, सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ ये सब आ रही हैं और जो कंपनीज इनको बनाती हैं उनका दावा ये है कि आप अगर ये जूस पिएंगे, ये सप्लीमेंट लेंगे, तो आपका जो लिवर है वो एकदम अंदर से साफ हो जाएगा, चमचमा जाएगा। तो क्या ये बताइए, इनको इस्तेमाल करना चाहिए? क्या ये फायदेमंद हैं? देखिए, मेरी राय में माने तो जूस तब जब इंसान खा ना सकता हो। अगर आप सेब छिलके के साथ चबा के खा सकते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है। और हमारा लिवर अपने आप में ही बहुत अच्छी डिटॉक्सिफाइंग मशीन है, जो खुद ही सारा कुछ टॉक्सिन्स को निकाल सकता है। तो हमें किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा डाइट, स्टेबल डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वो सफिशिएंट है। आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, सपोज़ लिवर में फैट हो रहा है और उसके
लिए काम करने की सोचें तो भी ये इस तरीके की डाइट और लाइफस्टाइल सफिशिएंट है उसको डीफैट करने के लिए। जैसे मैंने बताया, हमने तो कितने सारे लोगों को फॉलो भी करके देखा, उनका अच्छा खासा फैट कम होके बिल्कुल नॉर्मल लिवर हो जाता है, जो हमने बायोप्सी से भी प्रूव किया। तो कुल मिलाकर अगर आपको कुछ मेजर चेंज करना है अपनी ज़िंदगी में तो अपना लाइफ़स्टाइल और खान-पान बदलिए। बिल्कुल, आप इन सप्लीमेंट्स, डिटॉक्स, जूसेस के ऊपर डिपेंड ना हो बिल्कुल ज़रूरत कि आप खाना तो घर में कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे जी, हैं, बाहर का खा जी। रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि ये डिटॉक्स जूस पी लेंगे, सप्लीमेंट पी लेंगे और ये भरपाई कर देगा आपके खाने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं हो होगा। पाएगा। डॉक्टर साहब अभी हमने खाने-पीने की बात करी थी कि अगर लिवर को हेल्दी रखना है तो क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। अगर किसी को फैटी लिवर हो चुका है या फिर लिवर से जुड़ी कोई दूसरी समस्या है, तब उसे क्या चीज़ ऐसी है जो अपने खाने में शामिल करनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे थोड़ी परहेज़ करनी चाहिए? जैसे हम अभी बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने मिलेट्स को हाईलाइट किया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को हाईलाइट किया और मिनिमाइज़ेशन ऑफ जो ऑयल, फैट, इसको कम करने की बात की। ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कॉफ़ी हमारे लिवर के लिए अच्छी है, जिसका सेवन से हमें बेनिफिट मिल सकता है। प्रोवाइडेड हम उसमें चीनी वगैरह मिला के अगर बनाएँगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा। तो असली फ़ायदा ये है कि अगर हम ब्लैक कॉफ़ी लें तो उससे कुछ फ़ायदा मिलता है। नट्स, पर्टिकुलरली वॉलनट्स वगैरह में, अखरोट हमारे लिवर के लिए अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें करके हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रादर देन कि हम कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन्स या कुछ एक्स्ट्रा ढूँढने निकलें तो। और कुछ ऐसा भी है जो हमें खाने में नहीं खाना चाहिए पर हम खाते हैं? मतलब जंक फूड तो हमें पता ही है जी, जी, नुकसानदेह है। जी। क्या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं? देखिए, चीनी, शुगर इन एनी फॉर्म, उसको हमें हर तरीके से कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने का। डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस, ये हमारे देश में बहुत आम समस्या बन गई है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, इनसे लिवर को किस तरह का नुकसान पहुँचता है? देखिए, हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं, ये 5 तरीके के हेपेटाइटिस हैं, ए, बी, सी, डी, ई। इनमें से जो ए और ई है, वो हमें खराब खाना, पानी सेवन सेवन से हमारे शरीर में आते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो है, वो ब्लड से या हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड, मदर से बच्चा, ऐसे ट्रांसमिट होते हैं, या कोई नीडल शेयरिंग से या ब्लेड शेयरिंग से, जो मैं पहले एग्जांपल ले रहा था। बी और सी की टेंडेंसी होती है कि ये एक लंबी बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो अगर किसी को बी और सी है तो उसमें उनको रेगुलर चेकअप, क्योंकि पहले तो शरीर की कोशिश होती है इसको क्लीन करने की, अगर वो नहीं होता तो बी और सी के लिए अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। जहाँ तक हेपेटाइटिस ए और ई का सवाल है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने हाइजीन, साफ-सफाई का ध्यान रखें और कोशिश करें कि हम किसी तरह से इसको प्रिवेंट कर सकें। ये दोनों इन्फेक्शंस ऐसे हैं कि अगर नॉर्मल लिवर पे जब इफ़ेक्ट करते हैं, तो माइल्ड इन्फेक्शन से लेके लिवर फेलियर तक कोई भी फ़ॉर्म ले सकते हैं। तो इसलिए इनसे बचना ज़्यादा ज़रूरी है और जैसे मैंने बोला, हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन किसी भी एज का पर्सन हो, सबको लगवानी चाहिए। जो बीमारी हम वैक्सीन से बचा सकते हो, उसको तो हमें बचाना ही चाहिए। डॉक्टर साहब आपने अभी खराब खाना और खराब पानी कहा था हेपेटाइटिस ए में, हेपेटाइटिस बी में, या आप दूषित खाने और पानी की दूषित बात खाना कर रहे ए हैं? और ई में, ए और बी ई और में। सी में ब्लड से। ठीक। डॉक्टर साहब हमारे कुछ सवाल ऐसे हैं जो ऑडियंस ने पूछे हैं और वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इन सवालों के जवाब दें, तो एक-एक करके उनको पढ़ूँगी। बिल्कुल। आप प्लीज़ इनकी समस्या का हल बताइएगा। पहला सवाल पूछा है शशि ने, कानपुर की रहने वाली हैं, 32 साल की हैं। ये कहती हैं कि मुझे फैटी लिवर है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मेरे बच्चे को भी फैटी लिवर होगा? अ, अगर हम जेनेटिक्स की माने तो अगर जो मदर्स बहुत ज़्यादा वेट गेन करती हैं बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या उनको शुगर्स उनकी बढ़ जाती हैं, कई कई मदर्स को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, ऐसे मदर्स के बच्चों को फैटी लिवर और डायबिटीज़ का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए माना ये जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, उससे पहले आप अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करें, अपने लिवर को फैट फ्री करें, आपके शुगर्स अच्छे कंट्रोल्ड हों। तो ऐसे में जब आप प्रेगनेंसी और कंसीव करेंगे, तो ये रिस्क पास ऑन होने का चांस कम होगा। एक पुराने टाइम में कहा जाता था कि मदर्स को खूब खिलाओ ताकि बच्चे बड़े अच्छा साइज़ का बच्चा पैदा हो। ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं है,
क्योंकि अगर मदर बहुत ज़्यादा वेट गेन करेंगी और उनकी शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो बच्चा जो बड़ा पैदा होगा उसके शरीर पे ऑलरेडी इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा और उसको फैटी लिवर और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। अगला सवाल पूछा है विपिन ने, 35 साल के हैं, बरेली के रहने वाले हैं। कहते हैं अगर हम हेल्दी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तब भी क्या लिवर का टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, हम बार-बार उसी पे जाएँगे कि रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हाँ। अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, जो जो हमने पहले भी रिस्क फैक्टर्स एड्रेस किए, अगर उनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो डेफ़िनेटली कराना चाहिए। अगर वो सब नहीं है एंड दे आर एब्सोल्यूटली फाइन, तो टिल द एज ऑफ 50 ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल पूछा है मनोज ने, 40 साल के हैं, सतना के रहने वाले हैं। ये कहते हैं मैंने सुना है कि लिवर भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर मैं अपना लिवर दान करना चाहूँ तो क्या करना होगा? और क्या किडनी की तरह पूरा लिवर निकाल लिया जाता है? अ, ये बहुत अच्छा सवाल है एंड इसकी बहुत अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है। क्योंकि हमारे देश में लगभग 3 से 5 लाख लोग हर साल लिवर की बीमारी से मर जाते हैं और ट्रांसप्लांट की हम इनसे काफ़ी सारी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। हम आज की डेट में हिंदुस्तान में 4,500 ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन अगर मैं एक्चुअल नीड की बात करूं तो 30 से 35,000 ट्रांसप्लांट होने चाहिए। जहाँ तक लिवर का सवाल है, लिवर 2 तरीके से डोनेट होता है। अगर कोई ब्रेन से डेड है, जो कभी जागेगा नहीं पर वेंटिलेटर पे रखा हुआ है और ऑर्गन्स में खून जा रहा है, तो ऐसा इंसान अंगदान कर सकता है अगर उनके परिवार तैयार हो। तो वो हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन सब दान कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरा लिवर लेके दूसरे मरीज को लगाया जा सकता है या उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके 2 लोगों में, एक बड़े में एक बच्चे में लगाया जा सकता है। जहाँ तक हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट की, जैसे है जिसको इंडिया में जो कानून है उसमें एक रिश्तेदार ही रिश्तेदार को अंगदान कर सकता है। उसमें हम पार्ट ऑफ द लिवर, एक लिवर का अंग पार्ट लेके हम मरीज के शरीर में लगाते हैं। तो ऐसे में वो लिवर डोनर के शरीर में भी और पेशेंट के शरीर में भी ग्रो होके पूरा साइज हो जाता है 4 से 6 हफ्ते में। तो ये डिपेंड करता है कि कोई अपने जीवित स्थिति में अंगदान कर रहा है या मरने के बाद अंगदान कर रहा है। और अगर किसी को करना है तो क्या कुछ ऑर्गन डोनेशन कहीं कोई संस्था है जहाँ पे जाके आप कर सकते जी। हैं, कोई कार्ड बनवा सकते हैं? हर एक तो नेशनल ऑर्गन नोटो जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप अपने ऑर्गन्स को प्लेज कर सकते हैं। प्लेज का मतलब आप उनको बता सकते हैं कि आप अंगदान करना चाहेंगे और आपको ऑर्गन डोनर कार्ड मिलता है। लेकिन उस कार्ड की वैलिडिटी तब है जब अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आप अंगदान कर सकते हो, तब आपके जो नेक्स्ट ऑफ किन जो आपकी तरफ से जो कंसेंट देंगे, तो वो उस पे रज़ामंदी उनकी होनी चाहिए। मतलब परिवार का मानना या जो भी आप नेक्स्ट बिल्कुल, ऑफ किन है उसका मानना ज़रूरी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। चौथा सवाल पूछा है अभिजीत ने, 42 साल के हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं। कहते हैं मुझे लिवर सिरोसिस है। मैंने सुना है कि इसके बाद लिवर कैंसर होता है। मेरा इलाज चल रहा है। क्या मुझे लिवर कैंसर तो नहीं होगा? लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में या क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स में नॉर्मल पॉपुलेशन से कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए हम जितने भी लिवर सिरोसिस पेशेंट्स हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस में भी हैं, उनको यही कहते हैं हर 3 से 6 महीने में अपनी रेगुलर जांच कराते रहें, जिसमें एक रेगुलर जो ब्लड टेस्ट लिवर के मरीज के होते हैं, उसके अलावा हम कैंसर के कुछ मार्कर्स हैं उसको भी चेक करते हैं कि अगर बाई चांस कैंसर डेवलप हो तो हम उसे अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस करके ट्रीट कर सकें। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये पूछा है रेशमा ने, 32 साल की हैं, नोएडा की रहने वाली हैं। कहती हैं सुना है ब्लैक कॉफ़ी पीने से लिवर का फैट गल जाता है। क्या ये सच है और क्या खाली पेट हम कॉफ़ी पी सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी का अब तो बहुत डेटा है उसके बारे में कि इसका बेनिफिट है और ये मदद करता है कि लिवर का फैट कम कर सके। और खाली पेट या नहीं खाली पेट इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, कुछ लोगों को कंफर्ट नहीं होता खाली पेट पीने का, तो वो दिन में किसी टाइम पी लें या अपने पर्सनल कंफर्ट के हिसाब से। पर ये ब्लैक कॉफ़ी ही होना ज़रूरी है, ये दूध वाली कॉफ़ी नहीं हो सकती? अ, दूध वाली कॉफ़ी अगर फैट फ्री मिल्क है वो भी हो सकती है, बट जो बेटर रिस्पॉन्स है वो ब्लैक कॉफ़ी से होता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं या तो उन्हें कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है या हम्म, कॉफ़ी सूट नहीं करती उनको, उनके पेट को। तो क्या कोई और ड्रिंक ऐसी है जो ज़्यादा मदद कर सके? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉफ़ी पीनी ही पीनी है। हम अगर डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन कर लें तो उससे भी हमारा वही पर्पस अचीव हो जाएगा।
तो कोई ऐसी ये दवा नहीं है कि जिसे लेना ही लेना है, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है। तो ले सकते तो ठीक, नहीं हाँ, ले नहीं तो सकते ऐसा तो कोई भी ठीक। ज़रूरी नहीं है। पर ये भी ना सोचें कि ब्लैक कॉफ़ी में अगर वो चीनी डाल लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी मतलब बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। पर एज़ आई सेड कि कोई ऐसी कोई ये लाइफ़ सेविंग मेडिसिन नहीं है कि जो लेनी ही लेनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिदीप, आपने लिवर से जुड़े हमारे कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब दिए हैं। अगर जो बातें आपने हमें बताई हैं हम उन्हें फॉलो कर लें 20% भी, तो हमारा लिवर काफ़ी सुरक्षित रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। उम्मीद है जो हमारे ऑडियंस थे जिन्होंने सवाल भेजे हैं उनको उनके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आपके आपके लिवर से जुड़े कुछ और सवाल भी हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और किस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं, शरीर के किस अंग पे बात करना चाहते हैं, उसके बारे में भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।